वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराने सालों के सवाल कैसे हमको स्टडी करना चाहिए अपने यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए। ये कई बार अलग अलग तरीके से हमारे ग्रुप्स में प्रश्न आता रहता है स्टूडेंट्स के द्वारा। किस तरीके से कॉन्फिडेंट फील करें, कैसे जो है स्टडी करें PYQ को, सही तरीका बेसिकली क्या है, कितने पुराने पढ़ें कितने नए पढ़ें, क्या सही वे आउट है। सबसे पहला सवाल कई लोगों के मन में होता है, क्या यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए PYQ जरूरी है? निस्संदेह उत्तर है हाँ, लेकिन किस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं PYQ किस तरीके से पढ़ना है आपको और किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, दोनों बातों पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले इसी पर बात होती है PYQ क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है। PYQ से हमें सिलेबस समझने में मदद करता है क्योंकि कई सारे स्टेट पीसेस जैसे यूपीपीएससी खास करके किसी भी एग्जाम में बहुत ब्रॉडली डिफाइंड सिलेबस नहीं देता है। कि कुछ एग्जाम में आता है, जैसे स्टाफ नर्स में थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस लिख करके आता है। यूपीपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में अगर हम देखें इस तरीके का सिलेबस लिख करके आता है जिसमें हमको ज़्यादा पता नहीं चलता है कि किस तरीके के प्रश्न बनेंगे। जैसे यूकेपीएससी का सिलेबस होता है और कुछ स्टेट पीसेस का होता है, तो उसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखते हैं कि अगर भारत का इतिहास है तो उसमें कौन कौन से राजाओं के बारे में आएगा, या मेडिवल हिस्ट्री है तो उसमें कौन कौन से शासकों के बारे में बाकायदा नाम लिख करके देते हैं। यूकेपीएससी में ऐसा करते हैं, लेकिन यूपीपीएससी में इस तरीके का सिलेबस होता है। और हिंदी इंग्लिश में एक साथ दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप ये समझिए एक पैराग्राफ में सिलेबस लिख देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं चलता। फॉर इंस्टेंस जैसे लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो इससे आपको नहीं पता चलता है क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जब आप PYQ देख लेते हैं तब आपको पता चलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, है ना। कई सारे SDG मिलाने को कई बार लगातार पूछा जा रहा है। पावर्टी से कॉन्सेप्ट भी आते हैं और फैक्ट भी आते हैं, मतलब डेटा के भी सवाल होते हैं और पावर्टी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उससे भी संबंधित सवाल बन रहे हैं। ये हमको PYQ देखने से पता चलता है। इंक्लूजन और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में क्या आता है, गवर्नमेंट स्कीम आ जाती हैं। ये हमको PYQ देखने से पता चलता है क्योंकि ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि गवर्नमेंट स्कीम भी पूछी जाएगी। पूरे सिलेबस में देखिए कहीं नहीं लिखा है गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाएगी, लेकिन वो पूछी जाती है किसके अंतर्गत, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के अंतर्गत, यानी कि सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव के अंतर्गत। दूसरी बात हमको पता चलता है किस विषय से कितने प्रश्न बनते हैं। जैसे अपने ग्रुप्स में भी हम टॉपिक वाइज तो देते ही हैं, जो पिछले 3-4-5 सालों के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं उनको पेपर वाइज भी ऑफिशियल की के साथ लगा के देते हैं हम लोग, जिससे आप एक पूरा पेपर पढ़ें। 30 से 35 या 36 पेजेस जितने का भी छपता है पूरा पेपर पढ़ें और उसमें देखें कि कितने टफ कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से। वो हम काउंट करके भी दे देते हैं, लेकिन स्टूडेंट को एक बार खुद से भी देखना चाहिए कि पुराना पेपर हमने देखा किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं, कितने टफ, कितने ईजी, कितने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो इस वजह से देखना जरूरी होता है। इस टॉपिक से कितनी गहराई तक, कितने हद तक क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको एनालाइज करने में PYQ हेल्प करता है। और सबसे बड़ा रोल मैं यही मानता हूँ कि इसमें टॉपिक आपको समझने में मिल जाता है कौन से टॉपिक से कितने हद तक क्वेश्चन बन सकता है। कि पावर्टी अगर है तो उससे कॉन्सेप्ट आएगा कि फैक्ट आएगा। एग्रीकल्चर अगर है, जैसे एग्रीकल्चर में फैक्ट आते हैं ज़्यादातर, कॉन्सेप्ट बहुत ही कम आते हैं। यूपीपीएससी के एग्जाम में बात करें, अगर कोई एग्रीकल्चर सर्विसेज का एग्जाम है तो उसमें डिटेल में आ सकता है। तो ये सब आपको कैसे पता चलता है, PYQ देख करके। आपको PYQ देख करके ज्ञात होता है कि अगर इस तरीके से नेता और विद्रोह का स्थल मिलाने को आया है तो नेता के इस विद्रोह के स्थल में क्या क्या अन्य रोल रहे होंगे उनके बारे में डिटेल भी आ सकती है। ठीक है, डिटेल्स भी आ सकती हैं और डिटेल्स आए भी होंगे अलग अलग। ऐसे ही अगर हम इन पंचायती राज समितियों को देखें तो इन समितियों की क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, इससे भी संबंधित सवाल आ सकता है। जैसे इस वर्ष आया था 2023 वाले यूपीपीएससी में, 2023 वाले में आया था रिकमेंडेशंस पर 2 स्टेटमेंट वाला यहाँ पे बना था। ठीक है, किसी एक समिति का रिकमेंडेशन के बारे में पूछा था कि किसने क्या रिकमेंडेशन दी है। हमें PYQ देख कर ज्ञात होता है कि जैसे इसमें हमसे पल्लव शासक के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में पूछा, 2023 में हमसे मराठा शासकों के बारे में पूछा, और ACF का जो पेपर हुआ था शायद 2022 वाला, उसमें हमसे चोल शासकों के ऐसे ही 4 शासकों के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में लगाने के लिए पूछा। और PYQ से हमें अपडेटेड रहने में भी हेल्प मिलती है कि जैसे PYQ में अगर कोई चीज़ सही मानी गई तो क्या आज भी वो सही है। यूपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स का ये सवाल है 2 स्टेटमेंट वाला, उस समय करंट अफेयर का सवाल हुआ करता था
लेकिन अब स्टैटिक का माना जा सकता है। लेकिन जैसे कि में दोनों स्टेटमेंट सही माने गए, लेकिन क्या आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या ये सही है? उत्तर नहीं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में होगा, ये तब सही था जब एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन अब ये रॉन्ग हो चुका है क्योंकि विक्टोरिया ने आयोजन करने से मना कर दिया है। ठीक, तो अभी मैं डिमिस्टिफाई करने वाला हूँ पीवाईक्यू कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कथनों से पूछा है कि कहाँ पे क्या उत्पादन होता है, कहाँ पे क्या भंडार है। अब ऐसे जो है लिस्ट वाला क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाला बन सकता है, और इसमें असर्शन और रीजन वाला सवाल भी बन सकता है कि कोई उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, उसके लिए क्या क्या भौगोलिक कारण उत्तरदायी हैं। तो ये सब का आपको मिश्रण देखने को मिलता है पीवाईक्यू को स्टडी करने से। अब जो मिथ है पीवाईक्यू के बारे में जो फैलाए गए हैं मार्केट में अपने फायदे के लिए, जिसमें आपको नहीं फंसना चाहिए, जिसमें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, वो समझ लेते हैं। सबसे बड़ा मिथ ये फैलाया जाता है कि पिछले 10 साल के पीवाईक्यू कर लो, आपका जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि नहीं होता है, नहीं ये चीज़ काम कर रही है। आपने खुद भी आजमाया होगा। जो लोग इस फेयर में फंसे हैं कि कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस की बुक ले आते हैं, उससे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, करंट अफेयर के लिए कुछ मैगजीन ले लेते हैं, उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आसानी से प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल लेंगे जो वस्तुनिष्ठ पेपर होता है, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आयोग स्ट्रेस कर रहा है हर साल नए क्वेश्चंस देकर के कि आपको सिलेबस को फॉलो करना है, आप सिर्फ पीवाईक्यू नहीं पढ़िए। पीवाईक्यू हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिलेबस को कवर करने का एक अच्छा टूल हो सकता है, लेकिन वो पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं करा सकता है, ये आपको समझना जरूरी है। पीवाईक्यू पूरा सिलेबस नहीं है, पीवाईक्यू से पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है। पीवाईक्यू के सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन कर लो, सिलेबस कंप्लीट, ये भी बहुत बड़ा मिथ फैलाया जाता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे माउंटेन कंट्री मिलाने को आता है तो आपको माउंटेन कंट्री की लिस्ट जो है पीवाईक्यू एनालिसिस में दे दी जाती है कि माउंटेन है कंट्री की कंट्री है, जो कि कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल आपके पास एनालिसिस होना चाहिए हर पीवाईक्यू का, और वो स्टडी मटेरियल में होता भी है। आप कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं इसके लिए तो उसमें भी होता है, लेकिन सिर्फ एक दिशा में पूरी तैयारी को मोड़ देना ही गलत है। आपको पता है किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। पर्वत के साथ सिर्फ देश नहीं, नदी मिलाने को भी आ सकता है। पर्वत के साथ कौन सा खनिज जुड़ा हुआ है ये भी मिलाने को आ सकता है। पर्वत के साथ मान लीजिए कोई जनजाति वहाँ पे निवास करती है तो वो भी मिलाने को आ सकता है। ठीक है, पर्वत के पास और भी जो भी जोग्राफिकल फीचर्स हैं, कोई तालाब हो सकती है, ठीक है, वो भी मिलाने को आ सकता है, और कंट्री तो आ ही सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पीवाईक्यू का एनालिसिस सिर्फ अगर आप पढ़ते हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू और उसके एनालिसिस पर डिपेंड कर जाते हैं तो आप नए क्वेश्चंस के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते हैं। और नए क्वेश्चंस जो है, आज की सच्चाई है, एग्जाम में न्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कहीं मंगल ग्रह से आते हैं, वो सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम एक दिशा में तैयारी करते करते कई बार उनको मिस कर देते हैं। एक और यहाँ पे ट्रेंड देखा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम पिछले 20 सालों के पीवाईक्यू कर लें तो कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चंक होता है सिलेबस का। बहुत बड़ा चंक तो होता है सिलेबस का, लेकिन हर पीवाईक्यू के हर क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं होते हैं। आपको भी बताया कि जितने भी क्वेश्चंस आयोग पूछता है 150 में से, उसमें 2-4 तो गलत या डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं, तो उन्हें हमें हटाना होगा, वरना वो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 20 साल के पीवाईक्यू कर लेंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल का एक पेपर हो और उसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे बिल्कुल काम के ना हो, तो 20-25 साल पहले का भी कोई सवाल किसी पेपर का जरूरी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस साल पेपर हुआ और उसका कोई सवाल हमारे लिए जरूरी ना हो। मेरा कहने का आशय ये है कि आपको इसमें छटनी कटनी पड़ती है खुद से, लेकिन अगर आप पेड ग्रुप पे आते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तो पूरा पीवाईक्यू कंपाइलेशन हम लोग देते हैं आपको अपडेट करके कि कितना पुराना जो कि अभी भी रेलिवेंट है वो आपके पास रहे, और जो एकदम नया भी है लेकिन अगर वो गलत पूछा गया है या फिर आपको कंफ्यूज कर सकता है तो उसको स्टडी मटेरियल से हटा दिया जाए। कुछ लोगों ने ये फैला रखा है कि सिर्फ पीवाईक्यू से मिलते जुलते सवाल आते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि सिर्फ पीवाईक्यू से मिलते जुलते सवाल नहीं आते हैं, अदरवाइज इतना कठिन हर चीज़ नहीं होती और सभी लोग क्वालिफाई कर लेते और कट ऑफ इतना नीचे भी ना रहता। ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यू से मिलते जुलते सवाल नहीं आते हैं। पीवाईक्यू से मिलते जुलते का मतलब ये मेरे कहने का है कि पीवाईक्यू से आप ये समझिए कि हमको लिस्ट 2 लिस्ट 1 वाले क्वेश्चंस के लिए खुद को तैयार रखना है। हमें ये नहीं देखना है कि लिस्ट 1 में आयोग क्या लिख करके देगा लिस्ट 2 में, हमें बस ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है खुद को स्टडी मटेरियल पढ़ते समय और प्रैक्टिस करते समय। ठीक है, स्टडी मटेरियल की पढ़ाई और प्रैक्टिस करते समय हमको ऐसे क्वेश्चंस पर नजर बनाए रखनी है कि हमको लिस्ट 2 लिस्ट 1 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन हम कभी भी प्रेडिक्शन मोड में नहीं रहेंगे। एक और बहुत बड़ा मिथ है कि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, उत्तर है हाँ, लेकिन डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल नहीं।
पीवाईक्यू भी इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं कि जब तक आपने स्टडी मटेरियल की अच्छी समझ ना बनाई हो और नए सवालों की प्रैक्टिस ना करी हो तब तक आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं आज भी, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होते हैं। कई सारे पीवाईक्यू मिला करके नए पीवाईक्यू बनाए जा रहे हैं। आखिरी सबसे बड़ा मिथ जो प्रचलित है और अपने आप में ही प्रचलित हो गया है कि प्रैक्टिस सिर्फ पीवाईक्यू से करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए नए क्वेश्चन इसी वजह से हम लोग कराते हैं अपने पेड क्विज ग्रुप में। हर साल पेड क्विज ग्रुप नया बनता है। ऐसा नहीं कि पिछले सालों के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हम लोग रिपीट करते हैं, लेकिन हर बार पेड क्विज ग्रुप नया बनता है। हमारी टीम नए क्वेश्चन ड्राफ्ट करती है। पुराने क्विज ग्रुप में से भी कुछ क्वेश्चन फॉरवर्ड किए जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और जो कई बार रिपीट होने वाले होते हैं। लेकिन हम हर साल नया पेड ग्रुप बनाते हैं क्विज वाला, और न्यू टेस्ट सीरीज पूरी फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश क्वेश्चंस। इसका कारण है क्योंकि आयोग की डिमांड है, ये एग्जाम की डिमांड है। सब कुछ नया यहाँ पे हर साल ड्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं हो रहा है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस निस्संदेह जरूरी है, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू से आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से पेड क्विज लगाना बहुत जरूरी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की और टेस्ट सीरीज, खासकर जो पेड ग्रुप में आ चुके हैं।